अस्सलाम नो वालेकुम जी। इश्यूज। हम लाइव आ चुके हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने तमाम जो व्यूअर्स हैं जो आज का शो हमारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आने वाले टाइम में जो आप इसको देखेंगे, उन सबको वहाब यूनुस का सलाम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पीएनवाई ट्रेनिंग्स के इस शो में हम जो है कोशिश करते हैं कि नए से नए आपके पास गेस्ट लेकर आएँ जिनसे आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन दिलाते हैं। पीएनवाई ट्रेनिंग एक ऐसा अदारा है जो कि शुरू से जिसका एक मकसद रहा है कि उसका विजन रहा है कि वो लोगों के दरमियान नई से नई इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस फैलाता रहे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। इस सिलसिले में हम 5 साल से इस अदारे में काम कर रहे हैं और जिसमें हम डिफरेंट किस्म के आईटी शॉर्ट कोर्सेज को हम करवाते हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारा जो हॉट प्रोडक्ट्स जो है, वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, करैक्टर एनिमेशन और इसके अलावा लैंग्विस्टिक में काफ़ी ऐसे हमारे एक बहुत बड़ी लाइन है। आप इसको बाकी हमारे पेज पे या हमारी वेबसाइट www.pnvtrainings.com पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी हम आज आके अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आज जो मेरे साथ गेस्ट है बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं और हमेशा इनसे मुझे बड़ा सीखने को मिला है और मैंने इनसे सीखा भी है और इनको हमेशा जो है फॉलो भी किया है। माशाल्लाह इनकी थैंक बड़ी यू। एक जो है वो अमेजिंग पर्सनैलिटी है और बड़ा अच्छा ये मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और इनकी अपनी पर्सनल जो है एक कॉर्पोरेट पीआर भी है और इसके अलावा एक अच्छे इंसान भी है। जी हाँ, मैं जो लोग इनको जानते हैं वो तो जान चुके होंगे, लेकिन बहरहाल मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। सैयद मौज़म अली साहब इनका नाम है। इस वक्त ये करंटली हेड ऑफ मार्केटिंग जो है एडमिशंस हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफात में। इसके अलावा इनका तकरीबन 12 साल का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है टॉप नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज में, जिसमें ये मुख्तलिफ पोजीशंस पे कायम रहे हैं। हम इनसे अभी पूछेंगे भी कि किन किन पोजीशंस में रहे हैं। इसके अलावा ये जो है एक सर्टिफाइड कोच भी हैं और एक अच्छे उस्ताद भी हैं और एक अच्छे इंसान भी है। वेलकम मौज़म साहब, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो है आपको सलाम और पीएनवाई ट्रेनिंग की तरफ से आपको वेलकम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच वहाब। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आप बताएं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा ऑडियंस को अगर मज़ीद आप अपने बारे में इलैबोरेट कर सकें ताकि हमारी ऑडियंस जान सके आपकी जो 12 साल की जर्नी है, वो क्या है? थोड़ा अगर आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर सकें तो। जी जरूर जरूर। अच्छा, वैसे मेरा जो एफर्ट थी या जो मेरी रिसर्च थी वो ये थी कि जो ऑडियंस है ना वो इससे बेनिफिट ले सके, इससे जो हम बात करें उससे कुछ लर्निंग मिल सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं अपना इंट्रोडक्शन है कोशिश करूंगा उसको बहुत क्रिस्प रखूं, थोड़ा सा रखूं और हम टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात करें। तो बेसिकली आई एम अ फाइनेंस ग्रेजुएट। मैंने 2007 में फाइनेंस में मास्टर्स किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो हुआ मोबिलिंग से। मोबिलिंग के बाद मैंने कुछ अरसा जो है बीकन हाउस कॉरपोरेट ऑफिस में काम किया है। उसके बाद मैंने लम्स यूनिवर्सिटी में काम किया है। उसके बाद मेरी जर्नी जो है एक फैसलाबाद का एक स्कूल है एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज, उसके साथ मैं 1 साल तक मुंसलिक रहा हूँ। देन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में मैंने बतौर डिप्टी हेड काम किया है मार्केटिंग और एडमिशंस ऑफिस में। और करंटली आई एम एम्प्लॉयड विद इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शरीफात लाहौर। ठीक है। चलो। जर्नी जो 12 साल की है, 12 प्लस ईयर की, आसान नहीं थी, मुश्किल जर्नी है, बड़ी चैलेंजिंग जर्नी रही है। क्योंकि जिस टाइम से मैं बिलोंग करता हूँ या जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वी आर नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड फैमिली। और हम लोगों के ज़माने में जब मैं पढ़ रहा था उस दौरान करियर काउंसलिंग का और जो हम लोगों की ये क्या उसे कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इतना नहीं होता था। और जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे एकेडमिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था एज कम्पेयर टू जो आपकी पर्सनालिटी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, आपकी ग्रूमिंग है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी बेसिस के ऊपर आप मार्केट में कम्पीट करते हैं। हुँ। तो इट वाज अ चैलेंजिंग जर्नी, लेकिन मुझे जल्दी एहसास हुआ कि कहीं काम बहुत खराब है। हुँ। और बड़ा मजे का एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। जब मेरी पहली जॉब हुई मोबिलिंग की, तो मैं अपने जो भी सीरीज ऑफ इंटरव्यू है वो क्लियर आउट करके, तो जो मेरा फर्स्ट डे था उस दिन मेरी जिस एम्प्लॉय को मैंने रिप्लेस किया उस एम्प्लॉय ने मेरी रैगिंग की। अच्छा। रैगिंग किस तरह से की कि उसने मुझे कहा कि आज आपका एक और इंटरव्यू भी है मेरे साथ।
अच्छा। क्योंकि ये मोबिलिंक का एक जो है ना रिवाज है कि जो भी प्रीडिसेसर होता है वो अपने जो उसको रिप्लेस करता है उसके साथ एक इंटरव्यू करता है। तो आई थॉट कि ठीक है जी चलें अब, और पहले दिनों में बंदा बहुत शाय होता है, तो मैंने कहा ठीक है जी मैं दे देता हूँ इंटरव्यू। उसने कहा जी आप आज लंच वगैरह कर लें और 1:15 1:30 बजे के करीब मीट मी इन द कॉन्फ्रेंस रूम। मैंने कहा ठीक है जी आई विल सी यू। अब मैं जब कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया तो उसने इंटरव्यू जो एक पर्पस के तहत लिया जिसमें उसने मेरी लेग पुलिंग करनी थी। वो उसने बाद में कन्फेस भी किया कि ये सिर्फ आपकी रैगिंग थी। तो लेकिन जब उसने मेरी लेग पुलिंग शुरू की तो मुझे लगा कि यार काम तो बहुत खराब है, क्योंकि जिस वे में वो मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर रहा था इट सीम्स कि वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रोफेशनल है और आई वाज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट इंटरव्यू। जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ तो मुझे लगा कि कहीं बैकएंड के ऊपर कहीं काम होने वाला रहता है। अब मुझे मतलब काफी मैंने उसके ऊपर सोचा कि अगर वो इतना डेवलप्ड है तो मैं क्यों इतना डेवलप नहीं, ऑल्दो कि मैं भी एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स करके मार्केट में आया था। तो वो पॉइंट था कि जब मुझे समझ आई कि आई हैव टू डेवलप। और आज के टॉपिक पे मैं जो हम बात करेंगे आगे मूव करेंगे तो अब आई थ्रो लाइट किन किन चीजों को फोकस करते हुए अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। So that's about a little bit of my journey. अच्छा, अब माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा वेल एक्सप्लेन किया। हम इससे भी बड़ा कुछ सीखेंगे, हमारी ऑडियंस आगे भी आपसे आपकी जर्नी के मतलब कुछ और क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जब आपसे फोन पे बात की और मैंने आपसे पूछा कि मैं आपके साथ आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपना कीमती टाइम आप दें, मैं आपके साथ लाइव शो करना चाहता हूँ और आपकी जो है एक्सपीरियंस से हमारी ऑडियंस जो हमारी यूथ है उसको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और आपका कीमती टाइम लेना चाहता हूँ। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो टाइम दिया, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आपने जो Thank मैंने you. आपसे जब टॉपिक पूछा तो आपने ये एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक जो है ना, अभी तक मैंने जितने भी गेस्ट के साथ किया तो वो टिपिकल एक टॉपिक्स थे, जैसे कि एक खास एक इंडस्ट्री को लेके थे। ठीक है, मतलब कोई किसी इंडस्ट्री को लेके थे, कोई किसी इंडस्ट्री को लेके थे। लेकिन हम्म। आपने बड़ा जो है ना यूनिक सा एक करंट सिनेरियो को पकड़ते हुए एक टॉपिक लिया कि मी वर्सेस कोविड-19। तो आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया? अच्छा थैंक यू वहाब। अच्छा मेरा जो पर्पस था इस टॉपिक का दो पर्पसेस थे। पहला जो पर्पस था वो ये था कि हम लोग जब अपनी रूटीन्स में इस कदर बिजी हो जाते हैं, चाहे वो हमारी एकेडमिक कमिटमेंट्स हों या हम लोगों की ऑफिशियल कमिटमेंट्स हों या पर्सनल कमिटमेंट्स हों, उस सिचुएशन में हम लोग अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाते। और एक और मैंने एटीट्यूड लोगों का देखा आजकल, वो ये एटीट्यूड था कि लोग कहते हैं कि जो कोरोना है ये हमें नहीं हो सकता। ये पता नहीं किन लोगों को होता है। थर्ड, मैंने जो लोगों की एक टाइप देखी, जो लोग थे जो मतलब खुद तो अवेयर रह रहे थे लेकिन दूसरों तक वो पैगाम उस तरह से नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो बड़ी जरूरी है इस वक्त। आप खुद अवेयर होंगे दूसरों को नहीं करेंगे तो दैट मीन्स के वो अवेयरनेस का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने जो आज का टॉपिक है मी वर्सेस कोविड-19, उसका जो मेरा जो लोगों तक पहुंचाना जो है वो ये है कि हाउ आई कैन compete विद कोविड-19 और हाउ आई कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी इन कोविड-19 सिचुएशन में। ठीक है, तो मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैं अपने आप को डेवलप करूं, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट पे बात करूं इस टाइम ड्यूरेशन में जो कि बहुत चैलेंजिंग टाइम है। अगर इस टाइम में हमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना किया अपने आप को डेवलप करने के लिए, डेवलप करने में, तो आने वाले टाइम में हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो सकेंगे और आगे की सिचुएशन कोई नहीं जानता। अच्छा, इसी इसी को मैं ऐड करूंगा, मैं इसी को ऐड जी करूंगा मौजम साहब। इसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा कि इस वक्त करंट सिचुएशन, जैसे कि अभी आपने कहा भी है कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि इस करंट सिचुएशन में जो कोविड-19 है, इसमें लोगों का नॉर्मली आप एटीट्यूड क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा है तो कंट्रोवर्शियल सवाल, लेकिन मैं मैसेज की बात करूंगा। आई एम पार्ट ऑफ द मैसेज ऑब्वियसली। तो मैंने जो लोगों का एटीट्यूड जो मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि लोग समझते हैं कि ये हमें नहीं हो सकता या ये हमें नहीं होगा। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट। क्योंकि और दूसरा, लोग ये कहते हैं नहीं जी अल्लाह ताला करम करेगा जी, कोई मसला नहीं जी, कुछ नहीं होता जी, आप एम ही डर रहे हैं इससे।
मैं ये कहता हूँ कि जो ये एटीट्यूड है ये चेंज करना बड़ा जरूरी है। पहली बात, इसको सेंसिटिवली इसको ऑब्जर्व, इसको इसको सेंसिटिव फील करें कि ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो हम पे आई है, ये एक आफत है जो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर आई है, ये सारी बेशक। दुनिया पे अल्लाह ताला की तरफ से आफत है। इसमें सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखें कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं जिसपे अल्लाह रब हमसे नाराज है। ये सबसे बड़े सोचने की बात है जिसपे हम लोग सब अल्लाह ताला के सामने शर्मसार महसूस करें कि हमें बेसिकली अपनी जो जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है, हमारी हालत है, इसका सिर्फ अल्लाह ताला हमें इससे निकाल सकता है। लेकिन यानी सबसे कि इंपॉर्टेंट ये है, जी 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 जी, प्लीज सबसे प्रोसीड। इंपॉर्टेंट, जी जी थैंक यू, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम अल्लाह ताला से ये बात करते हैं तो प्रिकॉशंस लेना हमारा फर्ज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, समझ दी है। तो प्रिकॉशंस लेना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके इस वक्त लोग कहते हैं आप अपने हाथों को धोएं, जरूर धोएं, फॉलो करें, क्या मुश्किल है। ठीक है, आपको कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, करें, क्यों नहीं करते। मैंने अक्सर आजकल ऐसे लोगों को देखा है कि जो गले मिल रहे हैं आज भी गले मिलते हैं, आज भी शेक हैंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार तुम तो मेरे से बहुत क्लोज हो यार, हमें कुछ नहीं होता, आओ गले मिलो मेरे से। मैंने आज भी देखा, दिस इज अबाउट द एटीट्यूड। ठीक है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करना इस वक्त हमारा फर्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग अगर गवर्नमेंट के साथ हैंड्स इन हैंड नहीं चलेंगे और इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो सिचुएशन कैन गो इवन वर्स। और आप देखें ट्रैवलिंग में लोगों का वही हाल है, लोग अपने नाना दादा चाचा के घर मिलने के लिए जा रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। मैंने आज भी, अगर आप ये चले जाए ना पीआईए रोड के ऊपर, तो यू विल सी डिफरेंट स्मॉल फूड कॉर्नर्स, दे आर स्टिल ओपन। यू इफ यू गो टू टाउनशिप एरिया, इफ यू गो टू आई मीन एनी एरिया यू पिक अप, you will see people hanging out, you will see people socializing, networking, सब कुछ चल रहा है। तो असल प्रॉब्लम यहाँ पे है एटीट्यूड में। ये एटीट्यूड। एटीट्यूड चेंज होना बहुत जरूरी है कि हम इसको सेंसिटिव लें, और एज अ हेड ऑफ द फैमिली ये सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एटलीस्ट अपने घर के 5 लोगों पे, 7 लोगों पे, 10 लोगों पे वो चीज इंप्लीमेंट करें, उनके लिए भी आसानियां पैदा करें। ये नहीं कि उन्हें यही कहें कि बस सिर्फ घर नहीं जाना आपने, उनको आप प्रॉपर फैसिलिटेट भी करें, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जिसमें आपका सैनिटाइजर आ जाता है, जिसमें आपका डिटोल वाटर आ जाता है। आप एसओपीज घर के बनाएं कि घर की एंट्रेंस के ऊपर आप अपना डेटोल वाटर आप रखें जो कि आप स्प्रे करेंगे, आप सैनिटाइजर बाहर रखें, आप इसके अलावा हैंड वॉशिंग में आप अच्छे हाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज करें, आप उनको फैसिलिटेट करें और एज अ हेड ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि आपने इसको अपने लेवल पे तो कम से कम इसको कंट्रोल करें और अवेयरनेस क्रिएट करें। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की और ये बड़े कम लोगों को, मैं इसे एग्री करता हूँ कि लोग बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे, अपने एटीट्यूड में 1% भी चेंज नहीं लाना चाह रहे। और वो ट्रू। अभी भी करंटली 1 लाख केसेस के बावजूद भी लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना इज अ फोबिया, कोरोना इज अ थर्ड वर्ल्ड, एक वेरी साजिश है, ट्रू। ये बाहर से आई है, पता नहीं इसके पीछे नशे को डुबोना है। मतलब वही मिथ ऐसे जो है, टिपिकल मिथ जो है वो सारे सामने लाए जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल चले, ऐसे। ये तो एटीट्यूड के ऊपर हो गया और कोशिश यही करनी चाहिए कि लोग अपने आप को सिक्योर रखें। लेकिन हम किसी के रवैये को तब तक चेंज नहीं कर सकते। कुरान पाक में लिख दिया गया है, मैं तब हम्म। तक, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तब तक उस कौम की हालत नहीं हालत नहीं बदलूंगा बदल। जो अपनी हालत नहीं बदलना चाहते। तो अगर हम इसी सिचुएशन के साथ अपने आप को रखेंगे तो हम नहीं बदल सकते, पहली बार। तो लेकिन चले, बिल्कुल ऐसे। ये तो अब हमने लोगों के कोर्ट में बात डाल दी, अवेयरनेस गवर्नमेंट बहुत दे रही है, पब्लिक भी बहुत दे रही है, सब कुछ बहुत दे दिया, ठीक हो गया। हम्म। लेकिन हम्म। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके एक्सपीरियंस से कि अब, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत से बिजनेसेस भी डाउन हुए हैं, बहुत सी जॉब्स भी जो है लोगों की गई हैं। कुछ हम्म। बिजनेसेस को फायदा भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर बिजनेसेस को चैलेंजेस का लॉस बहुत ज्यादा सामना करना सामना पड़ा है, करना आई पड़ा। टोटली एग्री। उसमें आप क्या रेकमेंड करते हैं कि अब इस कोविड-19 से अपॉर्चुनिटीज क्या निकलेंगी और हम एज ए कॉमन मैन कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वहाब आपका। आ, मैंने ये महसूस किया है कि जब हम जिक्र करते हैं ना एटीट्यूड का, तो एटीट्यूड का मतलब मैं ये समझता हूँ कि रियलाइजेशन हो जाना कि क्या कमी है और उसको, उस गैप को ओवरकम करना। हम्म। मेरे मुताबिक मैं जो समझता हूँ कि हमें, जब हम राइट एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो अभी कोविड-19 की सिचुएशन आप ले लें, बहुत से बिजनेसेस को आप देखें चैलेंजिंग सिचुएशन में चले गए हैं,
लेकिन एट द अदर एंड आप ये भी इस चीज को भी एक्सेप्ट करेंगे कि देयर आर बिजनेसेस जो कि बहुत फ्लरिश किए हैं, लोग अरबोंपति हो गए हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि ये टाइम उनका कैश करवाने का था, ये टाइम है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी अवेल की। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना और अपॉर्चुनिटी अवेल करना, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अपॉर्चुनिटी को, मेरा इस ये मानना है सबसे, अगर आज की कोई इस सेशन की कोई टेक अवे होगी ना वहाब, वो ये होगी कि अपॉर्चुनिटी का जो फायदा उठाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर्ड होना बड़ा जरूरी है। और मैं आपको जब अपनी जर्नी के बारे में, जब मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जब मुझे फील हुआ मेरे एक रैगिंग इंटरव्यू और प्रैंक इंटरव्यू के ऊपर कि मेरे अंदर डेवलपमेंट होने वाले बहुत सारे एरियाज हैं, वो जब रियलाइजेशन आई मेरे अंदर, तब मुझे फील हुआ कि आई हैव टू डू समथिंग। तब मेरे अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हुआ कि अगर ये एटीट्यूड मैं नहीं लेकर आऊंगा अपने अंदर, मैं किसी अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं कर सकूंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ एरियाज के ऊपर, जो इस वक्त कोविड-19 में जो 2 स्किल्स हैं जो मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, वो उनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। और थोड़ा सा मैं कुछ 3-4 एरियाज हैं, वो जो 2 टॉपिक्स हैं, जो 2 एरियाज हैं इस वक्त जो कोविड-19 में सबसे ज्यादा हेल्पफुल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले कि जो आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी अडॉप्टेबिलिटी है। इस वक्त लोगों को जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है कि एक तो आप जो फिजिकली ऑफिस जाके काम करते थे, उसके बरक्स जब आपको वर्किंग फ्रॉम होम की का मौका मिल रहा है, तो उसके साथ लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को जो सबसे जल्दी ओवरकम कर लेगा अपनी अरेंजमेंट्स के मुताबिक, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लिए आसानियां क्रिएट करके, अपने काम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट किए बगैर अपने काम को आगे लेके चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो है वो फैक्टर है जिसके ऊपर काम करने की सबको जरूरत है और स्ट्रेटेजिकली काम करने की जरूरत है। इट्स नॉट लाइक कि मैं कहूँ कि जी अडॉप्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे लोग कि जी हम तो बड़े अडॉप्टेबल हैं, हम तो बगैर एसी के भी काम कर लेंगे, हम मोबाइल की बजाय टैब के ऊपर काम। इट्स नॉट लाइक दिस, इट हैज टू बी स्ट्रेटेजिक। कि आपकी अडॉप्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम में अपना एनवायरनमेंट कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो जिनका ऑफिस टाइमिंग जो वर्क फ्रॉम होम का है वो 9 बजे से लेके तो 4 बजे तक या 5 बजे तक है। वो लोग सो जाते हैं, उठ के अटेंडेंस लगाते हैं 9 बजे और फिर सोए रहते हैं और 11 बजे उठ के अपना काम शुरू करते हैं। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में कि अगर आप कमिटेड हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और आपने अपना काम करना है, आपको ऑफिशियल टाइमिंग्स 9 to 5 के दिए हुए हैं, तो यू शुड बी अवेलेबल विद प्रॉपर डिसिप्लिन। ये आपकी अडॉप्टेबिलिटी का हिस्सा है कि आप अपने काम के लिए अवेलेबल रहें फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। आप अपनी ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करें, आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को मेक श्योर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये इशू आता है कि वो बाज़ औक़ात बहाना बना देते हैं कि जी हमारे पास जो है पावर सप्लाई नहीं है। वो बाज़ औक़ात ये कह देते हैं जी हमारा मोबाइल खराब हो गया है, लैपटॉप। तो बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं लीड बाय एग्जांपल वाली बात करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ी बड़ी बातें करूं और मैं खुद उस पर अमल ना करूं। मेरे पास इस वक्त ये बैकअप मौजूद है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बैकअप मौजूद है कि अगर मेरी यहाँ पे बात खत्म या कुछ प्रॉब्लम आता है कनेक्टिविटी का या बैटरी का, तो मेरे पास बैकअप मौजूद है जो कि लाइव चल रहा है। ठीक है, तो हमें बाय एग्जांपल चलना है और इसके लिए हमें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अपनी कंफर्ट जोन में रह के आप अडाप्टेबिलिटी अपने अंदर नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो नंबर वन बाकी तो जब ये आप हो इसको रिसर्च करेंगे यू विल फाइंड एनफ मटेरियल फॉर दैट। और दूसरा पॉइंट बताऊं मैं वहाब? जी, और सेकंड पॉइंट है वहाब इज द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जिसमें आप क्रिटिकली चीजों को सोचते हैं, क्रिटिकली चीजों का रिस्पॉन्स करते हैं। जब आप अडाप्टेबिलिटी अपने अंदर लेकर आते हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स एट हैंड होते हैं आप उनको रूटीन में नहीं देख के लेके जा सकते। यू हैव टू थिंक क्रिटिकली अबाउट देम। सो ये 2 स्किल्स हैं जो कि जिनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजिकली काम करना जरूरी है। और मेरी जो एडवाइस होगी, जो यूथ हमें इस वक्त देख रही है, जो इस वक्त ऑडियंस हमें देख रही है, मैं उनको जरूर ये कहना चाहता हूँ कि अपनी इन 2 स्किल्स के ऊपर जरूर काम करें। अच्छा मौजम साहब, यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है जी
क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपने 2 पॉइंट बड़े अच्छे बताए और मैंने उसको बड़ा ध्यान से सुना और मैंने उसको समझा और वो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। लेकिन एक्चुअली में थैंक यू। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हर हर हम्म। हर पोजीशन की है ना, हर हर स्किल की, हर जिम्मेदारी की एक एज होती है। ठीक है, अगर ट्रू। आप यही मेरे से कुछ 10 साल पहले इस तरह की चीजों के ऊपर बात कर रहे होते ना, तो मैं इसको नॉर्मल भी ना लेता, मैं इसको सर के ऊपर से गुजारता। ठीक है, तो समझ ट्रू। रहे हैं? हम बेसिकली अब मिच्योर हो चुके हुए हैं। हमारी वेरी ट्रू, थिंकिंग वेरी है ट्रू। वो, अब सारी बात है, एक मिच्योर थिंकिंग बन चुकी हुई है। अब उसमें बिल्कुल ये है कि ऐसे। यूथ है, जो नए यंगस्टर हैं, जो आपके जैसे आपके देखें हर लेवल में, हर कंपनी में मैनेजमेंट लेवल के तो एम्प्लॉयज तो नहीं होते ना, वहाँ हम्म। थर्ड लेवल के भी होते हैं, इंटर्न लेवल के भी होते हैं, मिडिल लेवल के भी होते हैं, उसके बाद फिर मैनेजमेंट और हायर मैनेजमेंट लेवल पे जाती है, जहाँ पर असल में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर सारे के सारे हम्म। डिसीजन होते हैं। अब हम्म। actually में जो वाला लेवल है, जो इनिशियल लेवल है या इंटर्न लेवल है या 1 या 2 साल वाला मिडिल ऑर्डर लेवल है, वो इन चीजों हम्म। को नहीं समझ सकता। आप उनको क्या गाइड करेंगे? उनको आसान लफ्जों में समझाएं, तो ये चीजें नहीं समझ आती। बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ा आपने इतना अच्छा सवाल किया है, मैं आपको ना अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वहाब, कि डिस्कशन में से इस तरह की चीज को पिक करके उस पर क्वेश्चन करना, ये बड़ी कम लोगों में ये चीज होती है। जवाब देना चाहता हूँ और बड़ा मजे का जवाब है इसका, थोड़ा सा लंबा होगा। वो ये कि जब आपके अंदर एक्चुअलाइजेशन आ जाती है ना वहाब, वो मैंने जब आपसे जिक्र किया कि जब मेरे साथ एक इंटरव्यू, जो प्रैंक इंटरव्यू हुआ था रैगिंग वाला ना, जब मुझे एक्चुअलाइजेशन आ गई ना, यार मौजम तुम्हारा काम बड़ा खराब है, ना तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तुम उसके सवालों का, जो तुमसे सवाल पूछे जा रहे हैं धड़ाधड़ रैपिड फायर, ना तो तुम उसका सही तरह से जवाब दे पा रहे हो, वो तुमसे इंग्लिश में सवाल करने की कोशिश कर रहा है और तुम उर्दू में जवाब देने की कोशिश कर रहे हो। वो फीलिंग बड़ी एक इंपॉर्टेंट और लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट थी मेरे लिए। फिर मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की कि उस वक्त मैंने जब, जो मुझसे इंटरव्यू ले रहा था, मैंने उसकी ड्रेसिंग को जब ऑब्जर्व किया, दैट गाय वाज ड्रेस्ड प्रॉपर्ली, जिस तरह से मैं आज ड्रेस्ड हूँ वो उस वक्त ड्रेस था, और उस वक्त मैं सिर्फ अपनी एक पैंट और शर्ट में था, जो कि एक आपकी बड़ी नॉर्मल सी ड्रेसिंग होती है। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि उसके एटीट्यूड में एक जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत स्ट्रांग थी, वो डोमिनेट कर रहा था मेरे ऊपर। ये सारी चीजों ने, जब मैंने उनके बारे में क्रिटिकली सोचा कि यार जब काम खराब है, बिगड़ा हुआ है, तो मुझे कौन कौन से एरियाज डेवलप करने चाहिए। अब यूथ अगर इस प्रोग्राम को देख रही है, यंगस्टर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ना, तो आई वुड रिकमेंड देम को वो ये पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करें कि मैंने किन चीजों को अपना फोकस बनाया और जिन चीजों ने मुझे आज तक, जो चीजें मुझे हेल्प आउट कर रही हैं। सबसे पहले मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मैंने इंप्रूव करने की कोशिश की, कि मैं अपनी बात करने के अंदाज को इफेक्टिव कैसे बना सकता हूं, नॉट ओनली इफेक्टिव बट मैं इसको पॉजिटिव, एक्सप्रेसिव और क्लियर टू अंडरस्टैंड कैसे बना सकता हूं। उसके लिए मैंने जब रिसर्च करनी शुरू की, देखिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको निकलना पड़ेगा, अगर आप नहीं निकलेंगे कंफर्ट जोन से बाहर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो आपने सुना होगा शायद, मुझे एक बहुत अच्छी कोटेशन लगती है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कहता है कि यू कांट क्लाइंब द लेडर ऑफ सक्सेस विद योर हैंड्स इन पॉकेट, कि आप Excellent. कामयाबी की सीढ़ी जो है वो अपनी जेबों में हाथ रखते हुए नहीं चढ़ सकते, यू हैव टू मेक एफर्ट्स। तो मैंने जब सुना, मेरे अंदर एक डेवलपमेंट का शौक शुरू हुआ कि मैंने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करना है। तो उसमें मुझे ये फील हुआ कि मैं रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। मैं इंग्लिश मूवीज नहीं देखता था, आई स्टार्टेड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, ना सिर्फ पढ़ना शुरू किया बल्कि उसको ऊंची आवाज में शीशे के सामने पढ़ना शुरू किया, सो दैट मेरी प्रोनाउंसिएशन के मसले खत्म हो जाए। कुछ Excellent. ऐसे वर्ड्स थे जो मुझसे मुझसे बोले नहीं जाते थे, उन वर्ड्स में मैं नर्वस और कंफ्यूज हो जाता था, मेरी वोकेबलरी डेवलप नहीं थी। उसके ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने फील किया कि जब मुझे एंग्जाइटी होती थी लोगों से कम्युनिकेट करने में, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। तो मैंने जब कम्युनिकेशन पे काम किया, उसका मुझे खातिर खा रिजल्ट आना शुरू हो गया। मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की, मैंने वीडियोस, अपनी वीडियो देखे। जब आप जब कम्युनिकेशन करते हैं, आप कभी अपने आप को नहीं देखते, आप अपनी कभी वीडियो बना के नहीं देखते कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं जब कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन में लूप होल्स क्या होंगे। तो मैं जरूर ये कहूंगा जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं इस वक्त,
कि वो अपनी इंग्लिश पे, क्योंकि पाकिस्तान देखिए आपने जहां पर रहना है आप उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। आप पाकिस्तान में रहते हुए यू शुड डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ वे कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड ऐसी हो कि आप नेटिव स्पीकर्स की तरह बात कर सकें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड विद एक्सप्रेशन। अगर आप इंग्लिश के साथ ही जंग कर रहे होंगे, कोप कर रहे होंगे, आपको ये नहीं पता आपने हैज हैव कहाँ पे लगाना है, आपको डिफरेंट चीजों में प्रॉब्लम, आपकी वोकेबलरी वीक है, आप अपने इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेशन ला के लोगों के साथ कन्विंस कर सकेंगे और कम्युनिकेट कर सकेंगे? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो एक एरिया जो आज का पहला मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अदर देन जो मैंने दो डिस्कस किए, एक क्रिटिकल थिंकिंग और आपका अडॉप्टेबिलिटी, उसके बाद जो यूथ के लिए जो अपने आप को डेवलप करने के लिए है, दैट इज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एरिया था वो ये था कि जब भी आप किसी मीटिंग में जाते हैं या आप पहली दफा किसी से मिलते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका हैंडशेक बड़ा मायने रखता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सबमिसिव है या आप किसी सिचुएशन में जाके किसी को डोमिनेट नहीं करते, तो लोग आपको समटाइम्स इजी नहीं लेते, या वो लोग आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो कि आपको मिलनी चाहिए, या आप उस तरह से स्ट्रांगली निगोशिएट नहीं कर पाते। तो जो दूसरा एरिया मैंने पिकअप किया वो मैंने पिकअप किया बॉडी लैंग्वेज का, कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और मेरी बॉडी लैंग्वेज किस लेवल की हो जिसपे मैं कॉन्फिडेंट खुद भी रहूं, और अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को ऐसे मैसेजेस दूं कि लोग मेरा राइट मैसेज समझ सकें, चाहे मैं उन्हें कन्विंस कर रहा हूं या अपना कोई पॉइंट मेकअप करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो कैसे लोग उसको इंपॉर्टेंस दें। अब मैं आपको उसकी मिसाल देने लगा वहां। अगर मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि मेरे हैंड मूवमेंट चल रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी चीज को इंपॉर्टेंस देने के लिए मैं लीन फॉरवर्ड कर जाता हूँ, किसी जगह में मैं जब आपका क्वेश्चन सुन रहा हूँ तो मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। दिस इज ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल व्हाट यू से बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं आपसे बात करते हुए हाथ बांध के ऐसे बैठूं, तो बॉडी लैंग्वेज में दिस इज कॉल्ड डिसरिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। क्रॉस्ड आर्म्स जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी मीटिंग में या एक इंटरव्यू में, लोग बाजू का बड़ा कॉमन इशू है हाथ बांध के बैठ जाते हैं ऐसे करके, अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो क्या होगा, अगला बंदा मुझे पता ही नहीं कि ये डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन अगला बंदा अगर ट्रेंड हुआ प्रॉपरली बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये समझेगा कि ये बंदा डिसरिस्पेक्टिंग वे में बैठा हुआ है और ये लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो आपका इंटरव्यूअर या आपका जो फ्रंट जिससे आप मुलाकात कर रहे हैं, निगोशिएट करने गए हैं, वो भी आपको रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जानना बहुत जरूरी है। फिर मैंने कहा कि अच्छा फर्दर आगे चलूं और बॉडी लैंग्वेज मुझे कैसे हेल्प आउट कर सकती है। तो मैंने ये देखा कि जो हाथ होते हैं इंसान के वो बड़ा मैटर करते हैं। जब आप किसी भी कॉर्पोरेट मीटिंग में, आप इंटरव्यूज में, गैदरिंग में बैठे होते हैं, तो अगर आपके हाथों की मूवमेंट देखी जाती है, अमूमन लोग, ये रिसर्च है, साइकोलॉजिकल रिसर्च है, कि जब इंसान झूठ बोलने लगता है या जब इंसान किसी सिचुएशन को फैब्रिकेट कर रहा होता है या ऐसी चीज जो वो नहीं कहना चाहता वो कह रहा होता है, तो उसकी हाथों की मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, इनवॉलंटरली बंद हो जाती हैं। तो अब इंटरव्यूज में क्या होता है कि जब इंटरव्यू आपका चल रहा होता है, लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपकी हैंड मूवमेंट भी देखते हैं कि ये बंदा कितना ट्रांसपेरेंट है, ये बंदा हर बात में सिचुएशन को फैब्रिकेट तो नहीं कर रहा, बातों को कैनवस तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा। तो वो आपके हाथों को देखते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। फिर आपकी जो आई मूवमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, ये क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन होता है। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, ये आपका मेमोरी साइड ऑफ द ब्रेन होता है। तो जब आपसे इंटरव्यू में या आपसे निगोशिएशंस के दौरान जब कोई सवाल पूछा जाता है, ट्रिकी सवाल पूछा जाता है, तो आपकी आई बॉल्स को देखा जाता है। अब अगर आपका आई बॉल राइट साइड पे ऊपर जा रहा है, अगर आपने कुछ चीज झूठ बोल रहे हैं, क्रिएट करनी है, तो राइट साइड ऑफ द माइंड, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली राइट साइड ऊपर चली जाएंगी। अगर आप कोई चीज अपनी मेमोरी से याद करें तो लेफ्ट साइड पे ऊपर चली जाएंगी। अब जो लोग बॉडी लैंग्वेज में ट्रेंड हैं वो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, जैसे कि आर्मी के इंटरव्यूज में लोग करते हैं, जो बहुत अच्छी एचआर फर्म्स होती हैं, एचआर प्रोफेशनल्स इन चीजों में ट्रेंड होते हैं। अब वो आपकी आंखों की मूवमेंट से, आपके हाथों की मूवमेंट से, वो फौरन ये चीजें जज कर लेते हैं कि आप जो सवाल का जवाब दे रहे हैं, वेदर ये क्रिएट करके दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या अपनी मेमोरी से रिकॉल करके दे रहे हैं। जब आपको इन चीजों का पता ही नहीं है, तो हाउ यू कैन निगोशिएट, आप कैसे अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम, आप समझते हैं कि मैं एक स्ट्रॉन्ग निगोशिएशन कर सकूंगा।
तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो दूसरा एरिया है बॉडी लैंग्वेज का, इसके ऊपर जब मैंने काम किया मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। और मैं, जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, मैं उन्हें ये जरूर कहूंगा कि बॉडी लैंग्वेज के एरिया को इग्नोर मत करें। आप हर वक्त कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चाहे आप बैठे हुए हैं, चाहे आप खड़े हैं, आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं या आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप तब भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो आप अगर खुद से वर्बल नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी कम्युनिकेट कर रही है, तो जाने अपनी बॉडी को कि हाउ इट इज कम्युनिकेटिंग। अच्छा, या बहुत प्यारी आपने बात की, और इस दो चीजें जो आपने बेसिकली बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और हमारी ऑडियंस को, स्पेशली जो हमारी यूथ है, यंगस्टर्स है, उन्होंने आपसे इनिशियली चीजें बहुत ज्यादा अभी सीखी होंगी कि उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करना है वाइल इंटरव्यू, या कहीं पर भी बैठे हैं, कॉर्पोरेट में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, लोगों में बैठे हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी में। बहुत एक बहुत एक तो ज्यादा। एक तो ये हमने लर्न किया। दूसरा जो हमने लर्न किया वो ये किया कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा हमारा एक इम्पोर्टेंट वेपन है टूवर्ड्स योर यप, करियर सक्सेस। अगर आप ये वेरी ट्रू। वेपन अगर आप ये वेपन अच्छे तरीके से यूज नहीं करते। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल जो है, मैं अपने ऑडियंस को ये बताता चलूं थोड़े से अपने एक्सपीरियंस से भी, कि कम्युनिकेशन स्किल्स का खाली मतलब फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है। कम्युनिकेशन का खाली मतलब ये नहीं है कि आप फर अंग्रेजी बोलें और ऐसी उल्टी पुल्टी अंग्रेजी बोलें जो किसी को समझ ही ना आए। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ट्रू। आप अगले बात को समझते हुए उसको प्रॉपर आंसर दें, और जिस टोन में वो वेरी, बात कर रहा है उसी टोन में वो आप उसका आप आंसर उसको दें। जवाब दें। जो आप दें कॉन्फिडेंस के साथ, नॉट रूड वेरी ट्रू, बिहेवियर। ये भी बड़ा वेरी फर्क ट्रू, होता है। और इसके ट्रू। अंदर भी दो चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर मौजम साहब सीखी है। वो है पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े स्किल पर्सन देखे हैं, यकीन करें मौजम साहब, ऐसे ऐसे मैंने स्किलफुल बंदे देखे हैं। आपकी सोच होगी, लेकिन उनको मैंने यूं ऊपर से नीचे गिरते देखा है, सिर्फ एक ही रीजन की वजह से। बहुत स्किल थी, बहुत अच्छे लोग, बहुत शानदार पर्सनैलिटी, लेकिन उनमें सिर्फ एक खामी थी, वो थी नेगेटिव एटीट्यूड। वो नेगेटिव बिल्कुल। नेगेटिव एटीट्यूड जो है ना, वो किसी भी कंपनी में ना तो कोई सेठ बर्दाश्त कर सकता है, ना ही कोई नॉट एट मल्टाई ऑल। कंपनी के अंदर कोई आपका मैनेजमेंट का या आपका जो बेसिकली जो हेड है, जो जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, वो बर्दाश्त कर सकते हैं। नॉट एट अगर ऑल, वेरी ट्रू। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला कम खामियों के साथ चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड वाला मोस्ट स्किलफुल पर्सन नहीं चलेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक तो हमारी जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमारी स्पेशली यूथ है, उनको अपने एटीट्यूड पे बहुत काम करने की जरूरत है, जो कि आजकल उनमें बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड पे जा रहा है। वो मुझे नहीं पता क्यों जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड पे है। अच्छा मौजम साहब, ट्रू, मैं यही बॉडी लैंग्वेज पे ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा शुरू में मेहनत की है, स्ट्रगल की है, और ऑब्वियसली हर कामयाब इंसान जो है वो शुरू में स्ट्रगल करता है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ऐसे, ट्रू। कम ऐसे लोग होते हैं जो कि बेसिकली सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन और अपने पेरेंट्स की दुआओं से ही ऊपर आते हैं। अब उस ट्रू, वेरी ट्रू। सूरत हाल है कि जब मैंने भी अपना करियर का स्टार्ट किया तो मुझे भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ, सारी चीज़ें सीखी ऊपर है। मैं एक आपके साथ बड़ा मजे का वाकया शेयर करना चाहता हूँ। जी ये जरूर। 2006 की या 5 की, मैं तब बीकॉम कर रहा था और एक साल मुझे फ्री मिला था। तो मेरा मतलब, मैंने कहा यार एक साल का गैप लेते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा सा तजर्बा भी ले लें, उसके बाद फिर मैं पढ़ लूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगा। मैंने पीटीसीएल में एज ए सीएसआर जॉब की। 2006 अच्छा। की 5 की बात कर रहा हूँ। हमारी जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो ट्रेनिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हमसे एक्टिविटीज करवाई जाती थी। अब वहां पर जितने भी हम स्टूडेंट बैठे हुए थे, जितने भी एम्प्लॉयज या कैंडिडेट जो सिलेक्टेड थे इंटरव्यू के बाद, और अब उनकी बेसिकली उस फ्लोर पे जाने के लिए ट्रेनिंग हो रही थी, तो वो सारे ग्रेजुएट थे। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारी स्टडी और हमें जो यूनिवर्सिटीज में चीजें सिखाई जाती हैं, वो या तो रट्टा सिस्टम हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, या हमें बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 1% भी काम नहीं होता। आप अंदाजा वेरी ट्रू। लगाएं, उस एक सेशन के दरमियान एक ट्रेनर ने हमारे साथ आइस ब्रेक सेशन करवाया। अब आप हाँ। मजे की बात सुनिएगा, बड़े मजे की बात है और ऑन दी रिकॉर्ड है ये।
हाँ। उसमें क्या हुआ कि सब जितने भी वहां पर कैंडिडेट बैठे हुए थे, मेल और फीमेल, जो जहां बैठा था ना वो आगे पीछे बैठे हुए थे इस तरीके से, ठीक है, रो के अंदर। तो उन्होंने, जो ट्रेनर था, मुझे तो अब याद भी नहीं है कौन था, क्या नाम था, 15 साल पुरानी बात है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि जी आप सारे अपने फेसेस को ऑपोजिट करके एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में 2 मिनट। अच्छा जी, सबने देखा और मतलब जो है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करेक्टर उसके ऊपर जो है मतलब किस तरीके से आपने पर्सनालिटी को परसीव करना है और उस बंदे में आपने क्या क्वालिटीज फाइंड आउट करनी है, वो उसने हमें क्वेश्चन डाल दिया। इस पर्सन में बगैर उसको बोले आपने सिर्फ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी से आपने उस पर्सनालिटी को परसीव करना है। अच्छा जी, सारा बताया जी कि मैंने बताया, मेरे सामने भी एक मेल था, मैंने अपना आंसर दिया और उसने अपना आंसर दिया कि मैंने इसको क्या देखा है, क्या परसीव किया। एक मेल और फीमेल आपस में जो है वो भी कर रहे थे। अब उस लड़के से पूछा कि भाई आपको क्या देखा है इसके अंदर, आपने क्या मतलब देखा, उसकी आप इस लेवल का अंदाजा लगाएं। एक ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया वो लड़का, वो कहता है जी कि आपने इसमें क्या देखा है। उसने आगे से आंसर उसका ये था कि सर मैंने ये देखा कि लड़की बड़ी अच्छी लगी है। मतलब अंदाजा लगाएं कि हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच को सलाम उस चीज को वो क्या क्वेश्चंस कर रहा है, और आगे से आंसर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का। सर ग्रेजुएट, मैं किसी स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं 14 क्लासे पास बच्चे की बात कर रहा हूँ कि उसको यही समझ में आई कि उसने क्या परसीव करना है। वो अभी भी और मतलब उसका जवाब क्या देना है। वो मेंटेलिटी लेवल उसका वो ग्रो ही नहीं हुआ था। तो कहने का मकसद ये बिल्कुल पर्सनैलिटी से ये साबित होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर आपको बड़ा, यहाँ पर बड़ा काम करने की जरूरत है। अगर आप वेरी यहाँ पर ट्रू काम नहीं करते ना, तो फिर आप सब जाया है, सब ट्रू जाया है फिर। ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और मैं एक और चीज भी कहता चलूं कम्युनिकेशन में वहाब, कि राइट थिंक एट द राइट टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी बात कब करनी है। आप अब जो अभी आपने मुझे एग्जांपल कोट किया है, जिन साहब को टाइम दिया था कि आपने अगले बंदे की पर्सनालिटी को देखने की कोशिश करनी है, तो उसमें दो अप्रोचेस थी। एक अप्रोच तो जो आपने मुझे बताई कि उसने सिर्फ ये अपने दिमाग को जहमत दिए बगैर ही उसने कहा कि जी मुझे बहुत अच्छी लगी है, उसने कहा शायद उसकी बात बन जाए वहां पे। लेकिन उसने प्रोफेशनली नहीं सोचा कि वो क्या जवाब दे सकता था और आउट ऑफ द बॉक्स क्या, अगर वो क्रिटिकली सोचता कि ये सवाल मुझसे क्यों किया गया है, तो उसके उसको क्रिटिकली सोच के वो उसका जवाब देता, तो शायद वो ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाता, या हो सकता है कि वो मोस्ट आउटस्टैंडिंग पर्सन ऑफ द रूम बन सकता। लेकिन उसने वो अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। उसने उस अपॉर्चुनिटी को ना सिर्फ अवेल नहीं किया, बल्कि उसने उसको वेस्ट कर दिया। तो हमें वेस्ट भी अपने आसपास ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने कौन सी बात कब करनी है, और वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई बात करने की, हम उसका पर्पस पहचाने कि हमें ये बात करने का मौका क्यों दिया। वहां अगर आप मुझसे ये प्रोग्राम कर रहे हैं मेरे साथ, और आप मैं इस प्रोग्राम में कुछ डिलीवर ही ना कर पाऊं, तो इस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं होगा। इस प्रोग्राम को लोग देखेंगे नहीं, लोग इस प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं, मतलब उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि मैं लोगों को कुछ देने की ख्वाहिश रखूं, उस पर्पस को सोचूं कि अगर ये मैं 40 मिनट 50 मिनट जो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था, जिस टाइम में मैं रेस्ट कर सकता था, वो टाइम मैं किसी ऐसी बेनिफिशियल चीज में यूटिलाइज कर रहा हूं जो कि किसी के लिए फायदेमंद या लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई, आप अपना वाई पहचाने कि मैं ये काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मैं ये एक्सप्रेशंस दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट लिसनिंग है। मैं उसकी इंपॉर्टेंस जो है कम्युनिकेशन में, लिसनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप इफेक्टिव लिसनर नहीं बनते, और आप जब तक बात को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली सुनते नहीं है, यू कांट फॉलो इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए थॉट प्रोसेसेस ही है ना, क्रिटिकल थिंकिंग है, लिसनिंग है, अच्छी कम्युनिकेशन है, ये एक पैकेज प्रिपेयर हो रहा है एज अ यूथ, जो कि आगे चल के अपने लिए ही आसानियां क्रिएट करता है। मेरे अंदर ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ, जैसे फॉर मैं आपको मिसाल दे रहा था कि जब मैंने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, तो मैंने ये सोचा कि इसका बेनिफिट सिर्फ मुझ तक है, तो इसका क्या फायदा। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि मैंने इसका बेनिफिट कोशिश की, मैं दूसरों को सिखाता था ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी की फेसबुक के ऊपर पोस्ट पढ़ी और मुझे लगा कि वो बच्चा या वो एप्लीकेंट या कोई बंदा जो है वो अपसेट है, जो जिसको शायद जॉब इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, तो मैं उसके साथ
इंटरेक्ट करना शुरू कर देता था कि क्यों नहीं आ रही, अच्छा मुझे अपना सीवी तो भेजो, लेट मी सी कि तुम्हारे सीवी में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा चलो लेट्स कम्युनिकेट, हम कन्वर्सेशन करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मुझे तुम उसका क्या जवाब दोगे। अगर मैं तुम्हें देखूं कि तुम आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, तो मैं देखता था वो बच्चा क्या जवाब देता था उस चीज का। तो प्रिपेयर्ड होना बड़ा जरूरी है। और अगर मैं चाहता हूं कि हमारे जो इस वक्त जितने भी यूथ हैं, हमारी ऑडियंस है, हमें सुन रही है, मैं जरूर ये चाहूंगा कि इस सेशन से वो फूड फॉर थॉट लें, इससे वो रिसर्च करें अपनी कंफर्ट जोन में। फेसबुक के ऊपर स्क्रोलिंग मैं भी बहुत करता हूँ, क्योंकि यू आल्सो अंडरस्टैंड मेरा मार्केटिंग से ताल्लुक है, एंड आई एम मैनेजिंग द पेज ऑफ शोएफात। हम वेबसाइट के ऊपर भी हर वक्त अपडेटेड होते हैं, हमें ईमेल, तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं अपने जो स्क्रीन टाइम को, मैंने कोशिश ये की हुई है कि मेरा स्क्रीन टाइम जो है वो बेनिफिशियल हो मेरी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है जो इस वक्त घर पर है, फ्री है, टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, मैं जरूर उनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो अपने लिए टाइम निकालें, कम से कम आप आधा घंटा पौना घंटा निकालें, चाहे उसमें बुक रीडिंग करें, अच्छे रीडर्स को रीड आउट करें, जो आपको शौक से आप अपना काम करें। जैसे मी टाइम बोलते हैं ना, अक्सर मैं ये सुन रहा हूँ आजकल के मी टाइम के बारे में लोग बात करते हैं, तो मी टाइम अगर डेवलपमेंटल हो तो बहुत अच्छा है, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही हो। अच्छा, मैं वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जरूर 2-3 चीजें कवर करूं। इजाजत है आपकी वहां? ठीक है, कैरी ऑन। जी। तो मैं ना मैंने अभी जिक्र किया आपसे कम्युनिकेशन का, और मैंने आपसे जिक्र किया बॉडी लैंग्वेज का। जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी इंपॉर्टेंस से आप इनकार नहीं कर सकते, वो आपकी ड्रेसिंग अटायर है। आपकी ड्रेसिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप लोगों को मैसेजेस दे रहे होते हैं, उसमें आपकी ड्रेसिंग भी मैसेज दे रही होती है कि आपने एक इवेंट को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो आपकी जो एक एक पर्सनालिटी गैप शो करता है, आपकी मिस कम्युनिकेशन शो करती है कि आपने इस चीज को अहमियत नहीं दी। मुझे आज भी अपना एक इंटरव्यू याद है, वो एक बैंक में इंटरव्यू था, जिसमें मैं जस्ट एक पैंट शर्ट पहन के, कैजुअल शूज पहन के जब मैं गया था, और वो इंटरव्यू 3 से 4 मिनट चला था, और मुझे उसके बाद आइडिया हो गया था कि आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड। उसकी रीजन ये थी कि जो एक बैंक में जॉब इंटरव्यू के लिए जो मेरा अटायर होना चाहिए था वो अप्रोप्रिएट नहीं था। और आपको एक और मजे की बात बताऊं वहाब, के जो ड्रेसिंग है इंटरव्यू के लिए, या कॉर्पोरेट ड्रेसिंग या सूटिंग जिसे बोलते हैं, उसके 21 रूल्स हैं। वो अच्छा। 21 रूल्स जब हमें पता ही नहीं होंगे, तो हम कैसे प्रिपेयर्ड होंगे इंटरव्यू में जाने के लिए, किसी भी कॉर्पोरेट गैदरिंग में जाने के लिए, और उस गैदरिंग में कॉन्फिडेंट रहने के लिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको आपकी अपीयरेंस से और आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो एटीट्यूड है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जिसके ऊपर आप कोई भी कम्युनिकेशन और कोई भी निगोशिएशन विन कर सकते हैं। तो अगर मैं 21 रूल सारे गिनाने बैठ जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। तो मैं 3-4 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात करता हूं जो आपने भी ऑब्जर्व की होंगी ढेर सारे लोगों में। और वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे या फ्रेश ग्रेजुएट्स, या अक्सर आपने लोगों को देखा है जो 2 बटन वाला कोट पहनते हैं, 2 बटन वाले कोट में लोगों ने दोनों ही बटन बंद किए होते हैं। दैट इज रॉन्ग। अगर आप 3 बटन वाला कोट पहना होता है, उसमें लोगों ने तीनों बटन पहने होते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो सोफा पे बैठे होते हैं, चेयर्स पे बैठे होते हैं, और बटन बंद ही होते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये बड़ी एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। इसमें करेक्ट अप्रोच क्या है कि अगर आपने 2 बटन वाला कोट पहना है, तो आपका ऊपर वाला बटन बंद होना चाहिए, नीचे वाला बटन खुला रहता है। अगर आपने 3 बटन वाला कोट पहना है, तो आप दरमियान वाला बटन बंद करते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला बटन आपका खुला रहता है। अगर आपने डबल ब्रेस्ट कोट पहना है, उसमें भी आपका ऊपर वाला बटन बंद रहता है, आप नीचे वाला बटन बंद नहीं करते। और यूनिवर्सल रूल है कि बैठते वक्त आप अपने कोट के बटन खोल देते हैं। ये आपका एक बड़ा कॉमन रूल है, और आप जब लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि लोगों ने मिस्टेक की होती है। फिर दूसरी मैं आपको बड़ी कॉमन मिस्टेक बताता हूं, जो बेल्ट कलर होता है, वो आपके शू के कलर के साथ मैच होना चाहिए।
अब अगर आप देखें, आप लोगों ने जो एचआर के लोग होते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए जाते हैं या आप किसी कॉर्पोरेट गैदरिंग और डिनर के लिए जाते हैं, जब आप एंटर हो रहे होते हैं तो लोग फौरन आपके बारे में एक इंप्रेशन और इमेज बिल्ड कर लेते हैं माइंड में। जहां आपने कोई भी कम्युनिकेशन अभी तक नहीं की, जहां पे आपने कोई बात नहीं की, यू आर जस्ट एंटरिंग अ रूम, और आपके कपड़ों से, आपकी पर्सनालिटी से कि आपने कैसे कैरी किए हुए हैं, आपने रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हुए, उसके ऊपर लोग आपके बारे में एक इमेज अपने माइंड में कायम कर लेते हैं और आपको उस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये छोटी सी चीज है जो कि आप जब लोगों में ऑब्जर्व करेंगे, एकदम आपके ज़हन में आ जाएगा कि ये कुछ गलत इसने किया हुआ है, इसने ठीक से कैरी नहीं किया हुआ। तो ये चीजें जानना यूथ के लिए बहुत जरूरी है। 21 रूल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि जैसे आप अपने बेल्ट के कलर को खास तौर पे अहमियत दें कि आपकी बेल्ट का कलर शुड मैच विद द कलर ऑफ योर शूज। सॉक्स के बारे में एक बड़ा इंप्रेशन लोग लेते हैं कि सॉक्स का कलर शर्ट के साथ मैच किया जाता है या टाई के साथ मैच किया जाता है। दैट इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच क्या है कि आपकी सॉक्स का कलर आपके ट्राउजर के कलर के साथ मैच होना चाहिए। वेरी गुड। बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लोगों को ये नहीं पता होता कि टाई की विड्थ कितनी रखनी चाहिए। अब बिल्कुल ये ऐसे ही। इंपॉर्टेंट है। टाई की विड्थ, लोग कहते हैं बस जी टाई खरीदने गए हैं, टाई का कलर देखा, रंग देखा और खरीद ली। लेकिन देयर इज अ प्रॉपर साइंस बिहाइंड दिस कि जब आप टाई खरीदने जाते हैं तो टाई का एक बड़ा कॉमन सा रूल है। टाई का कलर और शर्ट का कलर, टाई का कलर हमेशा डार्क होना चाहिए, ठीक है। शर्ट के कलर से डार्क कलर होना चाहिए। और टाई की विड्थ कितनी होनी चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन ये जो आपका लेपल है, ये जो कोट का लेपल होता है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है, इसके साथ प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अगर ये चौड़ा है, अगर ये विड्थ में ज्यादा है तो आपकी टाई भी उतनी ही चौड़ी होनी चाहिए। और अगर ये स्लिम एंड स्मार्ट है तो इसके अकॉर्डेंस में आपकी टाई जो है वो उसी की प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। और टाई की जो लेंथ है वो आपकी बेल्ट को टच होनी चाहिए, अच्छा। ठीक है। जब अगर आपकी बेल्ट को टच नहीं कर रही तो आपकी टाई की लेंथ इनअप्रोप्रिएट है, और अगर वो बेल्ट से ड्रॉप कर रही है तो वो भी इनअप्रोप्रिएट है। अब ये नहीं। छोटी सी चीजें हैं, देखें यू आप बहुत महंगी टाई, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की टाई खरीद लें, लेकिन टाई को प्रॉपरली आपने टाई ना किया हो और आपकी लेंथ ठीक ना हो तो उसकी सारी इंप्रेशन और सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये एक छोटी सी चीज है जो कि 1 मिनट में ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन बहुत लोग इसको बहुत फोकस ही नहीं करते। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आपने जो है वो गाइड किया, और इनमें से तकरीबन 50% से ज्यादा चीजें मुझे भी नहीं पता थी। ठीक है, क्योंकि ये चीजें नॉर्मली हम इन चीजों का वाकई ध्यान नहीं रखते। ट्रू। और आपने यूथ को तो आपने बताया ही है, आपने इसके अलावा भी बड़े लोगों को गाइड कर दिया। अच्छा, ये तो मेल के हिसाब से हमारा बस टाइम तकरीबन खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा। मेल के तो आपने श्योर। बता, फीमेल्स का भी कुछ बता दें, अगर जो फीमेल कैंडिडेट हमारी जाती हैं, जो हमारी यंगस्टर्स हैं, फीमेल्स कैंडिडेट हम्म। जो उनको क्या रेकमेंड आप करेंगे ड्रेस कोड के ऊपर? जबरदस्त, अच्छा सवाल। अ, मैंने अपनी जिंदगी में ये जो 12 साल जो गुजारे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, इसमें मैंने जो कुछ मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली जिसमें मैंने लोगों को, ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया। अब जब मैंने उनको इंटरव्यू किया तो उसमें एक एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैंने कुछ चीजों के ऊपर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे आइडिया हुआ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मिस्टेक्स के जुमरे में आती हैं। मैं उनको हाईलाइट करूंगा, उससे हमारी जो ऑडियंस देख रही हैं, जो फीमेल ऑडियंस हैं, वो उससे एक वो मैसेज ले सकती हैं। हम लोग ये समझते हैं फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इंटरव्यू में हमारी वार्डरोब का बेस्ट सूट होगा, चाहे वो हमने किसी शादी के लिए बनवाया हो या हमने किसी पार्टी के लिए बनवाया हो, हम वो कहते हैं कि ये हम अपने बेस्ट इवेंट पे, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो कॉर्पोरेट गैदरिंग हो, हम उसमें वो पहनेंगे। बट अब चीजें मुख्तलिफ हैं। आप कॉर्पोरेट गैदरिंग्स में आपकी जो ड्रेसिंग अटायर है उसमें जो कलर्स की अहमियत, उसमें आपकी बॉडी, जो समटाइम्स लोग ऐसे ड्रेसेस पहन लेते हैं जिसमें आपकी बॉडी रिवील होती है, आपके कॉन्टूर्स का पता चलता है, या बहुत ज्यादा फिट ड्रेसेस होते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं समझे जाते। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो ड्रेस है, आपकी जो कलर सिलेक्शन है, बड़ी रीजनेबल सॉलिड कलर्स होने चाहिए। बहुत ज्यादा फ्लोरल या बहुत ज्यादा प्रिंटेड या बहुत ज्यादा भड़कीले किस्म के कलर्स आपके ड्रेसेस के नहीं होनी चाहिए। आपकी जो ड्रेस की फिटिंग्स होती है वो बहुत रीजनेबल होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम,
और हैविंग अ मुस्लिम आई मीन मुस्लिम सिटीजन होने के नाते हम लोग इस्लामिक चीजों का, जो इस्लामिक कदरें हैं, उसका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। थर्ड, कुछ चीजें होती हैं जो आपका मेकअप होता है वो आपका बड़ा रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है। उसमें इतना मेकअप नहीं होना चाहिए जो कि डिविएटिंग हो, मतलब इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू के बजाय वो आपके मेकअप को देखता रहे। प्लस आपकी जो एसेसरीज होती हैं वो इतनी हैवी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट एसेसरीज हो जिसमें आपकी ज्वेलरी आ जाती है, आपके हाथों की ज्वेलरी, आपका वॉच आ जाती है, या डिफरेंट इस किस्म की चीजें आ जाती हैं। मेक श्योर कि आप उनको बहुत सिंपल वे में यूज करें, कोशिश करें कि कम से कम हो। ठीक है। और जो बैग्स होते हैं और जूते होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इंसान की पहचान उसके जूते से होती है। इंसान के जूते की क्वालिटी कैसी है और इंसान का जूता कितना साफ है, और जिस इवेंट के लिए वो इंसान जा रहा है उसके लिए वो कैसा अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो बैग और जूते ये बहुत अहम चीजें। अमूमन इंटरव्यूज में ये भी देखे जाते हैं कि एक इंसान जब इंटरव्यू के लिए, एक फीमेल आई हुई है, उन्होंने कैसा बैग लिया हुआ है। अमूमन जीन्स के बैग, बहुत ज्यादा फटे पुराने टाइप या बहुत ज्यादा स्टाइलिश बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, उनका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है कि ड्रेस कोड वो कैसा, मतलब जो अटायर उनका कैसा होना चाहिए। फॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा सा इनफॉर्मल होना चाहिए, बाल खुले होने चाहिए कि स्कार्फ में होना चाहिए या दुपट्टे में होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है चीजें। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि सबसे पहले इट डिपेंड्स हमें। आपको पता है कि हमारी हमारी फीमेल्स को वेस्टर्न ड्रेसेस के बारे में ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि हाउ टू वियर अ ट्राउजर, हाउ टू वियर अ कोट, हाउ टू वियर अ शर्ट, और उसको आपने कैसे कैरी करना है, हाउ टू वियर अ स्कर्ट, हाउ टू वियर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस हैं जो कि अब्रॉड में ऑफिशियल या फॉर्मल ड्रेसिंग में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि इट हैज टू बी अ शलवार कमीज। either it could be a jeans or a shirt or a dress pant or a shirt, agar it depends upon your body and it depends upon how you carry. अगर मैं आपको कहूं कि वहाब या बीइंग समबडी अ फीमेल, मैं उन्हें कहूं कि आज ही आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके शलवार कमीज से शिफ्ट होके आप लोग स्कर्ट्स के ऊपर या ड्रेस फॉर्मल पैंट्स और कोट के ऊपर आ जाएं, इसको कैरी करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल इसके लिए ऐसे ही। टाइम चाहिए होता है। जब जैसे आप अपने आप को कैरी कर सकते हैं उसमें उनको पहन के, मतलब जब मैंने, मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने पहली दफा सूट पहना था तो मेरी चाल फर्क हो गई थी। मैं बहुत अकड़ के क्रिस्प होके चल रहा था, जैसे बाबू साहब नहीं चलते होते, बड़े वो फनी एक मेरा वाक्य है। तो वो चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो उस दिन में, उस दिन के पेंट कोट कैरी करने में और आज के पेंट कोट कैरी करने में बहुत फर्क है। तो मैं फीमेल्स को ये जरूर कहूंगा कि अपनी जो ड्रेसिंग आप जो भी करते हैं, वेदर इट इज अ शलवार कमीज, आपकी कलर सिलेक्शन उसमें मैटर करेगी। अगर आपने दुपट्टा लेना है, अगर आपने हिजाब भी करना है, इवन दैट इज अ सेफ ड्रेसिंग अटायर। एक थोड़ी सी शरारत सूझी है, उस वक्त बटन इजीली बंद हो जाता था, आज बटन इजीली बंद नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा है। ट्रू। वही वाली बात है ना कि अब वो पेट बढ़ गया ना हम लोगों का, वो बटन ये नहीं होते। तो लेकिन लेकिन मैं एक और चीज भी आपको जरूर कहना चाहता हूं कि अपनी फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक जरूरी मैनेजर या अगर एक लीडर है, वो हर चीज के ऊपर ध्यान दे रहा है, फोकस दे रहा है, और अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं दे रहा, अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस नहीं दे रहा, देन देयर इज समथिंग मिसिंग। ये बड़ी है। इंपॉर्टेंट चीज। तो कमिंग बैक टॉपिक, फीमेल के लिए ड्रेसिंग अटायर हैज टू बी सेफ। शलवार कमीज, पैंट शर्ट, whatever she can carry, along with minimum makeup, minimum accessories, high quality bag and high quality shoes that is appropriate for a formal attire. ये फीमेल एक्सीलेंट, को मैं सजेस्ट करना बहुत चाहूंगा। जबरदस्त आपने, एक्सीलेंट, बहुत प्रीसाइज और बड़ा डिटेल में आपने जो है ना हर तरीके से, क्योंकि हमारा है ना अब थोड़ा सा टाइम लिमिट रह गया। नो इश्यूज। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना जितने भी क्वेश्चंस है आपने बड़े अच्छे तरीके से आज बताया, और अगर मेरे ख्याल से अगर कोई भी यंगस्टर आज का सेशन देखे तो वो अपने आने वाले करियर को बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अच्छा मौदम साहब, क्विक शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट में आपने इसका आंसर देना है क्योंकि हमारा टाइम तकरीबन खत्म हो गया। जी जी। बल्कि हम अपने टाइम से आगे चलेंगे। माशाल्लाह आपकी इतनी ज़बरदस्त लर्निंग थी कि मैं खुद बड़ा उसको ऑब्जर्व कर रहा था और सीख रहा था। बस लास्ट जो थैंक यू क्विक, वेरी मच। आपकी जो है यूथ के लिए स्पेशली कोई एक खास मैसेज। मैसेज मेरा ये है कि अपने आप को रियलाइज कर लें, जल्दी कर लें, अपने आप को पहचान लें
कि आप किस चीज को डिजर्व करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचाने। कोई बंदा आपको आपको स्नब नहीं कर सकता, आपको लेट डाउन नहीं कर सकता अगर आप खुद अपनी वैल्यू जानते हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं और अपने आप को डेली बेसिस के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे तो आजकल जो ज़माना चल रहा है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करते तो ये जो एक चीज लोगों को जो है ना वो एहसास दिलाने के लिए कि बच्चों के पैम्पर बड़े महंगे हैं, बच्चों का दूध बड़ा महंगा है। अगर अपने आप को डेवलप नहीं किया होगा तो ये चीजें आप लोग उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकेंगे जिसमें कि आप वो जिसे कहते हैं ना आप हर वक्त परेशानी में रहेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को डेवलप करें, डेवलप करते रहें, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट करें, हर बंदे से सीखें, हर बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को एक्चुअलाइज करें, सीखें और सीख के आगे चलें और लोगों तक बेनिफिट पहुंचाएं, लोगों तक भी शेयर करें। अगर मैंने कुछ सीखा है वो मैं लोगों से जब तक शेयर नहीं करूंगा उसका कोई फायदा नहीं है। मैं खुद कोरोना से बच जाऊंगा लेकिन मेरे फैमिली के 3 लोग उनको मैं अवेयर नहीं करूंगा तो कोई फायदा नहीं है मेरी अवेयरनेस का। तो कोशिश करें जो सीखें वो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। एक्सीलेंट ये जी, मेरा बहुत मैसेज है यूथ के लिए। बहुत जबरदस्त आपने मैसेज दिया। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, जो आप सीखे अच्छी बात वो आगे लोगों तक पहुंचाए, ये वैसे भी सदका जारी है और ये एक ट्रू, सुन्नत है जो कि मौजम वेरी साहब ने ट्रू। मौजम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए 1 घंटा निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम जो 1 घंटा निकाला और उससे यकीनन मैंने तो बहुत कुछ सीखा और मेरी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक बाकी यू सो व्यूअर्स, वेरी मच। हमारा आज का तकरीबन हम इसको क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के साथ एक अमेजिंग टॉपिक और एक अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। मौजम साहब, आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया और तब तक के लिए थैंक यू सो अल्लाह। वेरी मच। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज।